राजनीति में पहला कदम आपने कब और क्यों रखा? राजनीति ये मान लीजिए एक पुरानी विरासत में मिली है ये। कह तो ये भी सकते हैं कि पॉलिटिक्स डीएनए और ब्लड दोनों में ही थी। आत्म सिंह की दहल, नादर सिंह के बैल और खीमचंद जी के महल। नेता नहीं थे, कॉलेज में थे, तो तब ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे ख्याल से हम जब कॉलेज गए तब शुरुआत से ही नेता थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई या तो रैगिंग करने की। सवाल एक ये आता है सर, अगर विनय प्रधान जी राजनीति में ना आते, एक राजनेता ना होते, तो क्या होते? मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा वकील। चौधरी चरण सिंह जी, उनका नाम तो कौन नहीं जानता। एज ए किसान नेता उनको सब बोलते थे, ये हमने अपने बड़ों से सुना। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जयंत चौधरी भी फॉर्म में है, चीजें दोबारा से रिबिल्ड हो रही है, रीजनरेट हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपने 1000% सही कहा, 100 भी नहीं 1000%। सर, कांग्रेस टाइम में किसी राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर आप चर्चा में आए थे? कुछ हुआ ऐसा? कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो तो उसमें होते हैं। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं से या अपनी टीम से कनेक्ट नहीं करते, उनकी बात समझ में नहीं आती, वो हवा ऑन पेपर आंकड़ों पे काम करते, इसलिए घटना है। दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, हमारे आज के गेस्ट, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो आरएलडी में काफी देर से जुड़े हुए हैं और एक बड़े पद पे काम करते हैं, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा के प्रभारी हैं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मिस्टर विनय प्रधान का स्वागत करते हैं सर। वो आज की जो हमारी चर्चा है सर, जो वार्तालाप है, वो पूरा पॉलिटिक्स पे हम लोग नहीं जाएंगे। आपकी निजी जिंदगी, बचपन से लेके अब तक अभी क्या करेंगे, आगे तक की सोच को हम इसमें कंज्यूम करेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की। मैंने आपके देखे पुराने पोस्ट का, एक तो आपका नाम बड़ा अच्छा है, सफर अब तक, तो आप पूरी जिंदगी इंसान की के रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छी नाम, बहुत अच्छी शुरुआत, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन सर, विनय सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मैं मेरठ में मेरा जन्म हुआ। हमारा जो परिवार है गुर्जर मावई गोत्र का एक पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। धनपुरा हमारा रहन सहन घर परिवार है जहाँ हम रहते हैं। जो मेरी नानी थी वो खेड़ा रियासत से थी, आगरा से, तो एक वही धनपुरा, मेरठ और खेड़ा आगरा रियासत के जुड़ाव से परिवार है। दादाजी हमारे पहले कई बार विधायक रहे, छोटे दादाजी भी विधायक रहे। सारा परिवार एक राजनीतिक प्रतिष्ठित परिवार है मेरा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा सर आपसे, कि मैंने पढ़ा, जो सुना आपकी, तो जो आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में पहले से ही। सर, दूसरा क्वेश्चन विनय सर, कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? थोड़ा सा मैं उस पर डालना चाहूँगा। मैं पहले मेरठ में एक आईसीएसई बोर्ड कॉन्वेंट है सेंट मैरिज, उससे मेरी अपनी ग्रेजुएट 12th की स्कूलिंग करी मैंने आईसी की। उसके बाद मैं दिल्ली करोड़िमल कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने एलएलबी की, एलएलएम की, फिर एमबीए किया। तो एक निरंतर पढ़ने का शौक सा है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई चलती रहे, पढ़ाई में रुके ना, और पढ़ना कभी खाली नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। पॉलिटिशियन के साथ साथ आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है सर। जी, वकालत के रूप में मैंने अपने एलएलएम और लॉ करके कहीं ना कहीं पढ़ाई को हमेशा एक तवज्जो। राजनीति में पहला कदम आपने कब और क्यों रखा? राजनीति ये मान लीजिए एक पुरानी विरासत में मिली है ये। हमारे तरफ देहात में या उस गमांड में या पश्चिम यूपी की तरफ एक पुरानी घर वालों को लेके एक कहावत चली आती है पुरानी, जिसमें कहा जाता है आत्म सिंह की दहल, नादर सिंह के बैल और खीमचंद जी के महल। तो जो हमारे परदादा थे उनके महलों का जिक्र होता है। एक बड़े महल धनपुरा रियासत में वहाँ है, उनके पास है। वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुई। बड़े दादाजी 2 बार विधायक बने, उसके बाद 3 बार छोटे दादाजी भी थे। एक विषय ऐसा था, एक एमएलए थे, एक एमएलसी थे, दोनों लोग वो रहे। तो मुझे जैसे बताते हैं बचपन से शौक होता था, जब भी बड़े वो आते थे कि अपने पॉलिटिकल दौरे से आते थे तो उनके साथ तो माला आपको पहना देते थे घर आके। तो बचपने में वो एक टेस्ट डेवलप हुआ, एक शुरुआत हुई। तो स्कूलिंग से एक कल्चर है। स्कूल में हम हाउस कैप्टन रहे तो एक लीडरशिप का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वो। उसके बाद दिल्ली कॉलेज में आके एनएसयूआई पॉलिटिक्स से जुड़ गए। पहले ईयर इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी, लास्ट ईयर में आप इसमें, तो कहीं ना कहीं कॉलेज पॉलिटिक्स से शुरुआत हो गई। फिर बाद में उसे यूथ और आगे लेके जाते रहे।
तो बेसिकली कहें तो शुरुआत कोरोनियल कॉलेज से हुई और बाद में आगे पार्टी की। कहें तो ये भी सकते हैं कि पॉलिटिक्स डीएनए और ब्लड दोनों में ही थी। बिल्कुल लाजमी तौर पे ये कहना पड़ेगा जी, पॉलिटिक्स डीएनए और ब्लड में है कहीं ना कहीं। जनसेवा एक हमारी भावना है और उसी के लिए सब कहीं निरंतर प्रयास है। जो बड़ों ने रास्ता दिखाया उस पर हम लोग, मेरे ख्याल से हम जब कॉलेज गए तब शुरुआत से ही नेता थे। बहुत अच्छा सर। कॉलेज टाइम जब आप राजनीति में कदम नहीं रखा आपने और फिर राजनीति में कदम रख दिया एज ए छात्र नेता, तो उसके बीच का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आप मिस करते हैं कि यार जब नेता नहीं थे कॉलेज में थे तो तब ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी? दिल्ली जब हम आ रहे थे तो मेरठ से दिल्ली आने के सफर में लोग बड़ा हाइप बनाते हैं कि आप दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ये हो रहा है। पुराने उस टाइम में हाँ 97-98 की बात होती थी, तब ये भी था कि कहीं ना कहीं रैगिंग्स भी चलती थी, ये चलती तो एक डर या महसूस होता था। तो जब हम कॉलेज में पहले दिन ही गए तो दो लोग बच्चे हमारे, एक बिहार से थे, एक चंडीगढ़ से थे, मेरे मित्र, बाद में बड़े अच्छी मित्रता उनसे हुई। वो थोड़े सिर पकाट में डर रहे थे, आना नहीं चाह रहे कि नहीं जी बाहर बैठेंगे या अंदर नहीं जाएंगे, जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब जाएंगे, रैगिंग होगी हो। अच्छा जी। उन्होंने क्या अच्छा एक काम करते हैं, हम 5-7 लोग इकट्ठे होके चलते हैं और कैंटीन पे जाके बैठेंगे तो शायद रैगिंग नहीं हो। अच्छा। तो वो 3 दिन ऐसा हुआ, हम 7 दिन सातों के लोग एक ग्रुप से में जाते थे और पूरे में घूमते थे और कैंटीन में थे और वाकई रैगिंग नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई या तो रैगिंग करने की या कहीं मॉल हुआ। तो वो शुरुआत से ही कॉलेज के दिनों में ही वो शुरुआत हो गई थी राजनीति की। तो ग्रुप आपने बनाया तो बड़ा अच्छा ग्रुप मिला मुझे, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, बड़े अच्छे मित्र मिले, बड़ा अच्छा ग्रुप मिला जिसमें कुछ अपने हरियाणा के साथी थे, कुछ हमारे चंडीगढ़ पंजाब के साथी थे, कुछ यूपी बिहार थे। बड़ा अच्छा ग्रुप, बिहार के भी अभी, और वो एक एलुमनाई अभी भी बनी हुई है। मैं ये मानूंगा कोरोनियल कॉलेज की जो एलुमनाई है उससे अच्छी एलुमनाई हमें मिल ही नहीं सकती। अब भी इतना अच्छा ग्रुप है हमारा। आज की डेट में तो हमारे 5 राज्यों के डीजीपी हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कुछ राजनीति से हटके पूछे, नहीं, पुरानी यादें ताजा हो जाए थोड़े। आपके जैसा आपके पॉडकास्ट का नाम है, आप पॉलिटिक्स से सबको लेके इसको चला देंगे। आपकी फैमिली सर पहले से बहुत प्रतिष्ठित रही है और पॉलिटिक्स ऑब्वियसली रही है। इसके अलावा भी परिवार में कोई किसी दूसरे सेक्टर में किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं? मेरे परिवार में आप ये लगाएं, सब शुरू से पॉलिटिक्स से उनका जोश रहा। बड़े दादाजी प्रधान रामदयाल सिंह जी तो हमारे ऑनरी मजिस्ट्रेट रहे शुरू में, उसके बाद कोऑपरेटिव के उसमें बैंक के उसके डायरेक्टर रहे, चेयरमैन रहे, फिर एमएलए बने, 2 बार ये रहे। दूसरे दादाजी जो थे पहले एमएलसी बने। एमएलसी तब क्या होता था, पूरा मेरठ एक बड़ा पूरा ये होता था जिसमें गाजियाबाद भी इसका पार्ट होता था, उससे एमएलसी बन के आए। फिर उसके बाद एमएलए बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े मेरठ से। छोटे चाचा जी ने भी लॉ किया और ये किया, स्ट्रीम में किया। बाकी दोनों बच्चे जो हैं वो भी, एक जो चाचा जी का बेटा है वो अच्छा खासा यूट्यूब पॉडकास्टर है, वो बड़ा अच्छा वो करता है, आपके उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा बेटा भी इंजीनियरिंग करके अपनी एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है। छोटे चाची का बेटा वो भी ऑस्ट्रेलिया से करके बीबीए और अपने व्यवसाय को दिख रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में और उसमें काम कर रहा है। तो जो जिस फील्ड में कहीं ना कहीं वो अपनी उसको ऑल फैमिली ग्रोइंग इन द डिफरेंट वेज, जिसका जो है वो रोल वो अपना बखूबी कर रहा है। सवाल एक ये आता है सर, अगर विनय प्रधान जी राजनीति में ना आते, एक राजनेता ना होते तो क्या होते? मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा वकील होता, क्योंकि मैंने अपने वहाँ भी शुरुआत की। मुझे सौभाग्य रहा जब मैंने लॉ LLM कंप्लीट किया, मेरठ कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस की शुरुआत करी, तो एक बड़े सीनियर हमारे सीनियर एडवोकेट होते थे DK राजदान जी, उनका सानिध्य प्राप्त करने का मौका मिला, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। बड़ा अच्छी प्रैक्टिस और वो हुई। दिल्ली रजिस्ट्रेशन और दिल्ली भी सुप्रीम कोर्ट में भी जब रजिस्ट्रेशन कराया, काम करने का मौका मिला, तो मुझे हमेशा सीनियरों का बड़ा लगाव मिला रहा। तो अगर पॉलिटिक्स एज अ फुल फ्लेज करियर ना फॉलो कर रहे होते तो शायद मैं अच्छा। वेरी गुड सर। अभी जो सर हमारी पार्टी है, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, विनय प्रधान को किस तरह से देखती है, क्या आकलन करती है? एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और एक लवेबल पर्सन काइंड ऑफ जी, और द मिक्स अप द ऑल थिंग्स। भाई आप ये मान ले, हमारे दल में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। हमारा दल किसान, कामगारों, मजदूरों की पार्टी मानी जाती है सर। मैं तो ये कहता हूँ जो मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे को जिम्मेदारी देता है मैं उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं पार्टी की इन जिम्मेदारियों पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। जम्मू कश्मीर के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी, तो जम्मू कश्मीर में हमने 14 सीटों पे चुनाव लड़ाया, पार्टी का परचम लहराया और पार्टी के कैंडिडेट वहाँ लड़े अच्छी तरह से, और हमने अपने राष्ट्रीय लोकदल की प्रेजेंस वहाँ दिखाई।
जबकि माहौल ये था, हमसे पुरानी प्रेसिडेंट वहाँ समाजवादी पार्टी की थी, पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ पाई, कहीं लैपटॉप कहीं टोपी के निशान पे चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। लोकदल जम्मू कश्मीर में अपने लैपटॉप के निशान पे चुनाव लड़ा और अच्छी एक मेसेज दिखाई। ऐसी अब हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, तो हरियाणा में भी जो बरस पर कोशिश हमसे हो सकती है उसकी तैयारी है। हमें बड़ा अच्छा साथ हरियाणा में मिला। हरियाणा में पार्टी का स्कोप इतना है, चंडीगढ़ से लेके पलवल बेल्ट तक जो ऐसा है कि एक तरफ यमुना के इधर हमारा वेस्टर्न यूपी आ जाता है, इधर हरियाणा है जी। वहाँ हमारी जितना जाट समाज है, बाकी और गुर्जर समाज है, रिश्तेदारियां एक दूसरे में है, आपस में नहर के दोनों तरफ है, तो वहाँ पार्टी का स्कोप बहुत है बढ़ने का। अभी हमने हाल फिलहाल में हमारे समालखा से एक निर्दलीय एमएलए रहे हैं रविंद्र मशरौली जी, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करेगी और हम अच्छे रिजल्ट जल्दी देंगे। और एक बात और है सर कि जीतना ना जीतना एक सेकेंडरी होता है, अच्छे से लड़ना एक बड़ी बात है। भाई आप एक बात देखिए, एक समय था राष्ट्रीय लोकदल पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई पार्टी थी। आप कहीं बात करें, चाहे देवगौड़ा जी रहे हों या इधर देवीलाल जी रहे हों, वो राष्ट्रीय लोकदल से थे, नितिन जी हों तो राष्ट्रीय लोकदल से थे, मुलायम सिंह जी हों तो राष्ट्रीय लोकदल से थे, सब चौधरी सिंह जी ने इन सबको नेता बनाया। तो हमें तो बस कोशिश ये, मेहनत ये करनी है कि दोबारा राष्ट्रीय लोकदल को उसी मुकाम पे पहुंचाना है जो राष्ट्रीय लोकदल का मुकाम था। जैन जी की लीडरशिप में राष्ट्रीय लोकदल को दोबारा उसी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, लेकिन एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा। चौधरी चरण सिंह जी, उनका नाम तो कौन नहीं जानता, एज ए किसान नेता उनको सब बोलते थे, ये हमने अपने बड़ों से सुना। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी, उनका भी काफ़ी नाम रहा, लेकिन बीच में कुछ एक एम्प्टी टाइम गया। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जयंत चौधरी भी फॉर्म में है, चीजें दोबारा से रिबिल्ड हो रही है, रीजनरेट हो रही है। बिल्कुल ये सही कहा सर, मैंने गलत कहा? मैं कह रहा हूँ आपने 1000% सही कहा, 100 भी नहीं 1000%। चौधरी साहब में, जैन जी में वही झलक है जो उनके दादाजी में थी। चौधरी वही सरलता, वही आत्मीयता, उतने ही सरलता से आदमी से मिलते हैं, उतनी ही सरलती से आदमी को अपना बना लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते तो इंडिपेंडेंट चार्ज से आप मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, तब भी कोई दिखावा पसंद नहीं। सरल एक सिंगल छोटी गाड़ी में आप चलना पसंद करते हैं, एक शेडो लेके भी, एक दमों से के बिना वर्दी के उसके चलाना पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली का 1.5 साल पुराना एग्जाम्पल था, एक हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है किरणपाल जी, उनकी डेथ हो गई बुलंदशहर। तब तक बड़ी गाड़ी पहुंची नहीं थी, चौधरी साहब स्विफ्ट में बैठ के एक छोटी गाड़ी से खुद आ गए। तो ये कोई बड़ा नेता या मैं तो नहीं मानता भारत सरकार का मंत्री कोई और कर सकता, नहीं करेगा। तो जितनी सरलता, जितनी वो हमारे लीडर जयंत चौधरी में है, और बिल्कुल चौधरी साहब की छवि है, वो चौधरी चरण सिंह की छवि है, उस नाम को आगे बढ़ाएंगे और उसे आगे लेके जाएंगे। सर अगला क्वेश्चन आता है कि आपका कोई फेवरेट लीडर इंडिया में? ये क्वेश्चन यही कंटिन्यू कर रहा है। चौधरी साहब हमारे आदर्श थे, चौधरी चरण सिंह जी, अब उनकी छवि जैन जी में दिखती है तो वही लीडर। चौधरी साहब ने इतना काम करा किसानों के लिए, कमेरों के लिए। अगर आपको भी मौका लगे आप चौधरी साहब को पढ़िएगा। जो आज का ये भारत आपको दिख रहा है, चौधरी साहब की देन है। जब पहले वो मंत्री बने, उन्होंने सवाल अपने फाइनेंस मिनिस्टर उनसे किया था जी कि बजट का लोकेशन क्या है। उन्होंने कहा जी 80-90% ये हमारा शहरी विकास मंत्रालय को जाता है, बाकी से गाँव। उन्होंने कहा बताइए 60-70% आपका जो आदमी है वो गांव में बस रहा है और कोई ग्रामीण मंत्रालय ही नहीं है। बोलो ग्रामीण मंत्रालय का निर्माण उन्होंने करवाया, बजट डिवाइड उन्होंने करवाया। तो जो ग्रामीण किसान की प्रारूप है, बात दिख रही है, जो किसान दिख रहा है, या इस जगह बैठे दिख रहे हैं आप, हम किसान के पुत्र भी आजकल बड़े शहरों में घूम रहे हैं, सब चौधरी साहब की थी। वही कड़ी जैन जी में दिख रही है। तो मेरे तो आदर्श दोनों ही लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और जैन जी। सर एक एक्सपीरियंस मैं अपना वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब मैं छोटा था तो हम भी गांव से बैकग्राउंड है, बिलोंग करते हैं, तो कई बार जब चौपाल पे लोग बैठ जाते थे तो चौधरी चरण सिंह का उन्होंने जिक्र चल रहा था, वो बात मुझे आज याद आ गई। तो उन्होंने बोला जब वो आए, सत्ता में आए, कि गांव में खड़ोंजा लगता था, कि गांव में खड़ोंजा लग रहा था और वो वहाँ पे काफी देर खड़े रहे, उन्होंने ईंटें उठा के रखी। बिल्कुल सही बात। चौधरी साहब इतने सरल थे, किसी उसको नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए तक उन्होंने जनता के बीच बैठ जाते थे, उनका घर दरबार सबके लिए खुला रहता था और सरलता से कोई आके अपनी बात कह सकता था, और उसे इसीलिए तो आम जनमास के लीडर माने जाते थे। सर कांग्रेस टाइम में राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर आप चर्चा में आए थे, कुछ हुआ ऐसा? कांग्रेस में एक लंबी जर्नी रही। पहले मैं वहाँ यूथ में भी काम किया, एनएसयूआई में किया, शुरुआत की है वो। बाद में मेरठ का जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई, काफी समय 7 साल 8 साल वहाँ जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करता।
कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो तब उसमें होते हैं। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं से या अपनी टीम से कनेक्ट नहीं करते, उनकी बात समझ में नहीं आती, वो हवा हवाई ऑन पेपर आंकड़ों पे काम करते हैं, इसलिए ये घटनाक्रम हुआ। एक क्वेश्चन उन्हें कह दिया गया, उन्होंने उसको ये मान लिया कि हमारा पप्पू नामकरण हो गया, इस वजह से वहाँ आपस में बात बिगड़ी। कोइंसिडेंसली नहीं, कोइंसिडेंस नहीं, नासमझी है उनकी। आप अपने कार्यकर्ता की बात और उसका महज नहीं समझ पा रहे, उसके मतलब नहीं समझ पा रहे, उसके वर्ड्स का कहना नहीं समझा रहे, तो आप क्या लीडरशिप करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये गलत इंटरप्रेट रहा। कहीं ना कहीं वो ये लैक करते हैं कि लेकुना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनकी बात को समझ नहीं। सर, अभी आपकी इतनी लंबी जर्नी में आप पे क्या क्या पद रहे हैं? वैसे तो बहुत रहे होंगे, बट मेन आप कुछ बता सकते हैं? मैं शुरू करूं तो कॉलेज छात्र राजनीति से, कॉलेज में रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, उसके बाद यूथ में इंचार्ज रहे, मेन बॉडी NSUI में रहे, मतलब स्टूडेंट विंग में रहे, किसान सेल में भी रहे, उसके बाद अब यहाँ मैं क्षेत्रीय उसमें रहे, बाद में प्रदेश के प्रभारी रहे। कांग्रेस में मैं असम और वहाँ तक का इंचार्ज रहा, इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र इंचार्ज रहा, मध्य प्रदेश इंचार्ज रहा, यूथ के लिए जम्मू कश्मीर का इंचार्ज रहा था, जम्मू कश्मीर के रूप में। अब दोबारा मैं हरियाणा और इसकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, साथ में जम्मू कश्मीर की। एक स्ट्रगल है, एक सालों का एक काम है, सालों की मेहनत है इसमें। सर, मैंने अभी एक सर्वे देखा था, आपका जो अपकमिंग चुनाव है उत्तर प्रदेश का, आपका नाम जुड़ रहा है किठौर विधानसभा से, और उसमें जो सर्वे हुआ है आपको उसमें वोटिंग मिली है 93%। 97%। दैनिक भास्कर एक न्यूज चैनल है, उन्होंने एक सर्वे किया 403 सीटों पे, तो उसमें किठौर से हमारा भी हो रहा। तो किशोर में जो वर्तमान विधायक है, उनमें से 14% लोगों ने कहा कि इनको यहाँ रिपीट होना चाहिए, बाकी ने उनके खिलाफ किया। और जब बात हमारी आई, राष्ट्रीय लोकदल की आई, तो उन्होंने 97% लोगों ने अपना समर्थन मुझे दिया और कहा कि जी विनय प्रधान को किठौर से निकल के आना चाहिए और ये किठौर से अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये तो जनता का प्यार है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दैनिक भास्कर अखबार को भी, और न्यूज़ अपने जो साथी हैं जिन्होंने ये हमें दिया कि भाई उनका प्यार है, लगाव है, हम पे ये भरोसा जताया। अगर जैसा हमारी पार्टी और सीनियर लीडर सबने मौका दिया तो किठौर की जनता के लिए इस विश्वास पे खड़े उतरेंगे और काम करेंगे। हम निरंतर हमेशा से वहाँ आंदोलन करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं किसान के मुद्दों से और इन चीज़ों से, तो इसलिए अच्छी मेहनत है। सर, होप सो ये अच्छा जाए, जैसा उन्होंने लिखा ऐसा हो, तो इट शुड बी द है। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं भी से भी बात रखते हैं कि मौका मिलता है तो किठौर का एक अच्छा। सर, आने वाले 5 साल में अपने एक्सपीरियंस के उस पे आप RLD को 5 साल में आगे कहाँ देखते हैं? छोटी सी बाइट आप एक दे सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो मेरा विजन है, जो मेरी इच्छा है, ना अगला मुख्यमंत्री ना अगला प्रधानमंत्री RLD के बिना नहीं बन पाए। अच्छा, क्यों चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कहीं ना कहीं इसमें RLD की भागीदारी रहेगी, हमारे लीडर जयंत चौधरी की भागीदारी रहेगी। ये मेजर पार्टी को इतनी ताकत आनी चाहिए और पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग रूप से मेहनत करके सभी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि आगे आने वाला कोई चुनाव हो, चाहे 27 हो या 29 हो, बिना RLD के वो सरकार ना हो। आई विश सर अगेन। अच्छा, एक राजनीति से हटके सर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, जेनजीज जिनको बोलते हैं, अभी तो जेनजीज चल रहा है, आगे बताएं जेन अल्फा कुछ आएगा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से हमें इन दोनों जनरेशनों को बिल्कुल अलग नहीं कर देना चाहिए। एक दोनों में मध्यस्थ करके एक तालमेल की वो बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ों के एक्सपीरियंस और उसको भी जेनजी को लेना चाहिए। हर चीज AI के बेसिस पे नहीं सीखनी चाहिए। जो बड़ों ने जैसे हमें सिखाया तो बातें हम पे मूल मंत्र की तरह हमारे दिमाग में बैठी हुई है। रूट से जुड़े रहना चाहिए। बड़ों के जैसे हमारे बुजुर्ग जब भी बैठते थे, कोई बात होती थी, कुछ किस्सा सुनाते तो दादी एक बड़ी अच्छी बात हमसे कहते थे कि विनय बेटा, कभी भी आपका नुकसान नहीं हो रहा जीवन में और किसी का भला हो रहा है तो बिल्कुल कर देना, कोई तुम्हारे लिए भी ये सोचेगा। तो इस लाइन को मैं अपने मूल मंत्र के रूप में लेके चलता हूँ कि जो भी अपने पार्टी के साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अगर मेरे से कुछ हो सकता है उनके लिए तो उनकी मदद करता हूँ। तो शायद देखे अनदेखे भगवान भी किसी ना किसी को सिर्फ मेरी मदद के लिए भेजते। तो ये बड़ों का एक व्यात जो है। अब आजकल हमारी जनरेशन ज्यादातर बड़ों से बैठने सीखने की बजाय लैपटॉप, कंप्यूटर और AI, राइट। तो कहीं ना कहीं कॉम्बो तालमेल बनाना चाहिए। थोड़ा बड़ों को भी लेके चले और इससे कहीं ना कहीं बेहतर निष्कर्ष पे निकलेंगे। आप बिल्कुल ही ये नहीं कि साइंस को या इसको नकारें, उसके साथ में पर एक तालमेल बनाएं। कहीं ना कहीं बड़ों से आचरण भी सीखें, उनसे भी बातें करें, तो आप एक अच्छे कॉम्बो में आ पाएंगे। एक क्वेश्चन सर मैं अपने आप से मेरे जहन में आया तो सोचा आपसे पूछूं
कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। जी जो भगवान अवतार भी धरती पे आए उनकी लाइफ से लेकर हर बड़े छोटे आदमी की लाइफ में ऐसा आता है। कभी आपकी लाइफ में ऐसा वक्त आया कि जब आपको लगा कि यार चीज़ें बहुत नीचे जा रही हैं, बट आपने अपने आप से कहा हो कि मंजिले लात पूरा चाहे गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा? कभी ऐसा है कि नहीं यार अभी नहीं? अभी तक तो भगवान की दुआ से या बड़ों के आशीर्वाद से ऐसा समय नहीं आया कि चीजें नीचे जा रही हैं। तो ये जो बड़ों का एक मुकाम है, बड़ों का एक नाम दिया, उसको आगे बढ़ाना है, उसे कम नहीं करना। आज का आखिरी क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का। सर, आपने बड़े बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन इन सब में अपना काम किया है या किए हैं। उसमें गन्ना आंदोलन काफी चर्चा में रहा था जी, जो आप किसानों के लिए गन्ने के ये लिए आपने बात बहुत अच्छी कही। किसानों की जो लड़ाई लड़ी, गन्ना आंदोलन, वो चर्चित भी रहा क्योंकि हमारे यहाँ एक मुद्दनपुर शुगर मिल होती थी। जी, मोदी नगर के आसपास है। मोदी नगर और मेरठ के बीच में है, दोनों की लगता हुआ बॉर्डर है। मेरठ तक साउथ की सीट आती है। जो तब की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उसको बंद कर दिया। चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, वो चाह रहे थे उस मिल को भी सेल कर दिया जाए। गवर्नमेंट मिल थी और गवर्नमेंट चलाती थी उसे, कोऑपरेटिव मिल थी, गवर्नमेंट के सब चलाती थी कि औने पौने दाव में बेच दिया जाए। हमने उसका विरोध करा और वो आंदोलन बहुत बड़ा हुआ। उस आंदोलन के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी। तब के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से भी झड़प हुई, बंद भी हुए, जेल भी जाना पड़ा, और आज वो मिल बहुत सक्सेसफुली चल रही है। तो वो आंदोलन गन्ने का ऐसा था, बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में निकल के आया था। एक दिन तो विषय ये हुआ था, कमिश्नरी चौराहे पे हम गन्ने का वो लेके आंदोलन कर रहे थे, जिसमें जब किसी ने आग लगा दी, मेरा पूरा फेस झुलस गया। अरे ये लेफ्ट साइड पे पूरा, तो वो आग ऐसी पकड़ी, फेस जल के अब 10-15 दिन वो रहना पड़ा। 3 डॉक्टर ट्रीटमेंट के बाद वो चीजें अभी देखने को मिलता है, हल्का निशान आ जाता है कभी। तो ये गन्ना आंदोलन और गन्ना किसान की वजह से लाइफ में एक इम्पैक्ट मेजर आ गया आपके से। तो कहीं ना कहीं आपको किसान राजनीति से और गन्ना आंदोलन से जोड़ के हमेशा देखा। लेकिन वो आपकी लड़ाई किसानों के हित में रही और आज वो मिल आज चल रही है और सक्सेसफुल है, और वहाँ का किसान सेटिस्फाइड है। अगर तब हम, हमारे साथी बड़े लोगों का साथ हमें मिला। सुरोई साहब थे एक हमारे वहीं पर, प्रतापपुर के गेजा के अपने प्रधान जी थे, गून के वो थे, 4-6 बड़े बुजुर्गों का साथ मिला। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अगुवाई से वो लड़ाई लड़ी, और उसका रिजल्ट ही आज मिल हुआ हमारी चलती हुई। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी, मैं तो कहूँगा आपका धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। और रूटीन जो हमारे इंटरव्यू होते हैं, बातचीत होती है, उससे अलग एक चर्चा का मौका दिया। जैसा आपका पॉडकास्ट का नाम है सफर अब तक, आपने वाकई सफर अब तक पूरी चर्चा करी है, पूरी सर। आई विश टू द गॉड अब हमारी दूसरी मुलाकात एज ए पॉडकास्ट में हो, जब आप जीत जाएं।